हाँ जी, ये पहला टेस्ट है। और अब आपको तकरीबन 1 हफ्ते तक इन्वेंट्री का रोजाना एक टेस्ट मिला करे और वो रोजाना आपने हल करके आना है। फिर उसके बाद एक ग्रैंड टेस्ट होगा, बड़ा टेस्ट होगा इन्वेंट्री के चैप्टर का, ताकि ना इसमें जो भी कोई मसला आपको आता है ना वो साथ साथ डिस्कस हो जाए। सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, विच इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। सवाल क्या है? विच इज नॉट, इट इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ये इसकी डेफिनेशन है और सवाल में पूछा गया है ये डेफिनेशन ना हो, ये एक इन्वेंट्री की डेफिनेशन है। It is tangible assets which is in the process of production for sale. ये किसकी बात बताई हुई है? वर्क इन प्रोसेस की। ये भी आपकी इन्वेंट्री होती है। It is a tangible assets which is used for production process. ये बेसिकली आपके नॉन करंट एसेट एक आएगा आगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, ये आपको अभी नहीं पता क्योंकि अभी हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा ही नहीं। पढ़ते तो शायद आपको बहुत अच्छा पता चल जाता, बट पेपर में किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। पहले के बारे में हमें पता चल गया कि ये डेफिनेशन है इन्वेंट्री की, इसके बारे में भी पता है। सी के बारे में अभी डाउट था, डी के बारे में आ जाए। इट इज अ टेंजिबल एसेट व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल या सप्लाईज, ये रॉ मटेरियल के बारे में लिखा हुआ है। ए, बी और डी के बारे में हमें पता चल गया कि ये इन्वेंट्री की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, पहले पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है। आप अगर साथ साथ इसको देखना चाहते हो ताकि चीजें नोट श्याम भाई को नजर नहीं आया। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखें, चले आप चुप हो जाएं। अगर आप यहां पर देखें तो ये 3 लाइनें इन्वेंट्री की डेफिनेशन के अंदर लिखी। अब आपने ये देखना है कि ऐसी कौन सी लाइन है जो इसमें नहीं आ रही। ए ऑप्शन ये लिखा हुआ है, एक फिनिश गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इन द फॉर्म ऑफ सप्लाईज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, और सी ऑप्शन है जो इसके अंदर नहीं लिखी हुई थी। और ये बेसिकली आप लोग जाकर आगे पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर पीपीई के नाम से, ये उसकी डेफिनेशन का हिस्सा है। इसका मतलब ये इन्वेंट्री नहीं है। दूसरे पॉइंट पर आए, which statement is correct according to substance over form about it। इधर देख लो, बाद में आप आपस में बाद में डिस्कशन करें। goods in transit also categorized as inventory of buyer entity where control is transferred to the buyer। Yes. ये as it is ICAP की बुक की लाइन है। गुड्स इन ट्रांजिट हमेशा उसकी इन्वेंट्री होती है जिसको कंट्रोल ट्रांसफर होगा। बीटा में लिखा हुआ है गुड्स इज ट्रांजिट आल्सो कैटेगराइज एज इन्वेंट्री ऑफ बायर वेयर फिजिकल इन्वेंट्री इज ट्रांसफर टू द बायर। देखिए एक बात है सही, लेकिन सिर्फ फिजिकल इन्वेंट्री की बात नहीं है। ये दे दो जिसके पास नहीं है, जिसके पास में खड़े होके दे दो, हैंड रेज करें जिसके पास टेस्ट नहीं है। फिजिकली कंट्रोल, देखिए ना, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? फिजिकल कंट्रोल तो अभी नहीं होता। फिजिकल कंट्रोल उधर भी दो ना, इधर दे दो, खुद ही वो बांट लेंगे।
उसके बाद लिखा हुआ है बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो इसकी ए ऑप्शन सब्सटेंस ओवर फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म कंट्रोल और इकोनॉमिक रियलिटी की बात करता है, वो फिजिकल पोजेशन की बात करता ही नहीं है। गुड्स इन ट्रांजिट क्या है, फिजिकल पोजेशन तो नहीं होती। नंबर 3, which statement is correct about inventory according to IS2? Inventory measured at its cost. आगे, inventory measured at its replacement cost. Inventory measured at lower of cost and NRV. All of the above. पहली बात आपको मैंने बताया था, अगर ये ना बताया हो कि आपने इन्वेंट्री को किस पे इनिशियल है या सब्सीक्वेंट है, तो क्या मानना है, सब्सीक्वेंट। अच्छा, कोई इधर रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। मैंने ये बताया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, जिस पे स्टॉक हमें अभी मिलना है। वो 1 मिनट तो यार, एक तो आप काशिफ खामोश हो जाए, जो बात पूछनी है मुझसे पूछे, क्लास के दौरान आपस में बात नहीं करते। जो सवाल पूछना है मुझसे पूछे, जो कोई डाउट है, कोई भी मसला है, मुझसे डायरेक्ट पूछे। देखिए, अगर इन्वेंट्री के बारे में वो खुद बता दे ओरिजिनली या इनिशियली, तो फिर एट कॉस्ट, साइलेंट हो या कुछ ना बताया हो तो फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, बस इन्वेंट्री के मामले में इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं। ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक मेथड जरूर है, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो जो हमने उसका एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उस पे भी मेजर करते होते हैं, बट वो एक पूरी मेजरमेंट बेस ही चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventory into their present, all of them। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आप अपना कैलकुलेटर निकालें जरा, अभी देख लेते हैं, बोलना नहीं किसी ने। साजिद लिमिटेड इंपोर्ट अ मटेरियल, वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, लिस्ट प्राइस 1100, ट्रेड डिस्काउंट 50, उसने 1050 हमें करके दे दिया, तो ये प्लस हो गया। कस्टम ड्यूटी प्लस 150, 1050 प्लस 150, फेडरल एक्साइज ड्यूटी प्लस कर दो, नॉन एडजस्टिंग इनकम टैक्स, नॉन एडजस्टिंग ऐड कर दो, रिफंडेबल सेल्स टैक्स कुछ नहीं करेंगे, कैरेज ऐड करेंगे। उसकी वजह क्योंकि ये हमारा कैरेज इन होगा अगर ना पता हो तो। कमीशन पे टू एजेंट ऑफ क्लियरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी ऐड करना है, 100 भी ऐड करना है, तो 1615, तो इसका आंसर आ गया बीटा। ये जो क्लियरेंस चार्जेस होते हैं ना, ये प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं। माइनस तब करते हैं जब कोई अमाउंट उसके अंदर ऐड हुई हो और उसको इग्नोर करना, तो माइनस कर दो, और अगर वो ऐड नहीं हुई और हमने इग्नोर करना, तो फिर दोबारा माइनस तो नहीं करना। अलग से बताया होता तो फिर माइनस करना। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6, which statement is correct about variable production overhead? Variable production overhead are those direct cost of production that vary directly, nearly directly with the volume of production, such as indirect material or indirect। ये बिल्कुल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की डेफिनेशन सही लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है इसमें, डायरेक्ट, वो कहता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आर दोज डायरेक्ट कॉस्ट। वो इधर आगे पढ़ते हैं,
Variable production overhead are those indirect cost of production that vary directly या nearly directly with the volume of production. अच्छा, आप लोगों को साथ साथ मैं बुक से भी, ताकि आपको बुक की रीडिंग में भी मजा आना शुरू हो जाए, यहां पर देखें, ये हमारे पास है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड. क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब आई कैप बी को इधर, आई कैप सिर्फ डी के साथ आई एन की वजह से सारा सवाल का जवाब चेंज हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ये मुश्किल है. मुश्किल है, समझ के जाए ना. आप लोगों ना वो एफएससी में देखते हो कि बस कोई सवाल से मिलता जुलता एक आधा लफ्ज आ जाए ना, वो जवाब लिखना शुरू कर. ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं करना. आपको पता तो है कि अकाउंटिंग का जो रिजल्ट है इस दफा तो ओवरऑल भी बहुत अच्छा आया, तकरीबन 58% के राउंड बोर्ड चला गया, बट फिर भी उसमें रिपीटर भी पास होते हैं. तो जो ओरिजिनल रिजल्ट है ना वो 30-40% है, मतलब 70-80% बच्चा फेल होता है. तो फेल होने की वजह से खास बताने लगा हूं कि ऐसा नहीं है कि इतना बच्चा फेल होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल बेहतर करना है और आपको चीजें अब पता चलना शुरू हो जाएंगी. और सबसे ज्यादा अकाउंटिंग की जो मेहनत है ना वो सच में पीआरसी के पेपर पे है. बस आपको जितनी मेहनत पीआरसी में रिक्वायर्ड होगी एफआर1 में, उसमें से 20% कम मेहनत चल जाएगी, काम हो जाएगा. और जब आप R2 के अंदर जाओगे उसमें और 20% कम होके मेहनत चल जाएगी. जो ये सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ के आगे जाएगा ना, आगे कम मेहनत करनी पड़ेगी. जो इसको सिर्फ पास करके चला जाएगा आगे डबल मेहनत, डबल से भी ज्यादा डबल, क्योंकि बेस तो पता ही नहीं है. फिर तो हवा में ही बिल्डिंग बनानी पड़ेगी आपको अकाउंटिंग, क्योंकि बेस तो है नहीं. तो इसलिए बेस को स्ट्रॉन्ग करो, आगे चीजें आपको बहुत आसान लगनी है. उसके बाद इसमें अब ये आंसर क्यों ना हुआ, क्योंकि यहां लिखा हुआ था डायरेक्ट कॉस्ट और यहां पर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट. और फिर आगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आर दोज, ये भी गलत हो गया. और एडमिन तो वो होता है लेकिन वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं. एडमिन, जर्नल, ये भी, लेकिन इनको बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड. वो अब हमारे सिलेबस में नहीं, पहले सिलेबस में होते थे. इसका आंसर कौन सा हुआ आपका? बीटा. सर ये फिक्स नहीं आ सकते, मतलब ये फिक्स, देखो ना, फिक्स भी प्रोडक्शन होते हैं और नॉन प्रोडक्शन होते हैं. तो दोनों. जो नॉन प्रोडक्शन होते हैं वो फैक्ट्री से बाहर ऑफिस के अंदर, और जो फैक्ट्री में खर्चे हो रहे होते हैं चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वेरिएबल हो, वो प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, which statement is correct? Storage cost is not a part of the cost of inventory, even it is necessary part for the production process. ये स्टेटमेंट स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती, ये बात सच है. बट अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन जाए तो तब ये ऐड हो जाएगा. तो इधर बच्चे इस तरह आप लोग जब आपस में बातें करने लग जाते हो ना, पता नहीं कौन सी ऐसी बात रहती है. अब पहले मुझसे बात कर लो, टेस्ट डिस्कस हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, फिर ना जाना इधर ही कॉलेज में रहना, कोई आपको निकालेगा नहीं, अपनी बातें करके जाना. हाँ जी, ये बात क्लियर हुई? ये बात यहां तक बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है. स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन जाए तो फिर स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाती है. अगर आप कहोगे सर ये बात कहां पर लिखी हुई है, तो यहां पर आप देख लें, ये स्टोरेज कॉस्ट एक्सक्लूड में शामिल है, लेकिन अनलेस नेसेसरी फॉर, जो स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनती है वो जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी. फिर आगे लिखा हुआ है स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ये भी गलत है. क्यों बोला? रॉ मटेरियल की स्टोरेज कॉस्ट में भी, मे और मे नॉट दोनों हो सकते हैं. सी, स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री.
अनलेस इट इज नेसेसरी प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये एज इट इज कॉपी की हुई है। और ऑल ऑफ द अबव भी फिर नहीं होगा क्योंकि पहले दो तो आंसर है ही नहीं। सर अगर किसी का आइसक्रीम का बिजनेस है तो फिर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो है वो फ्रिज की जरूरत पड़ती है, तो वो जो फिर फ्रिज का बिल आएगा क्या वो उसकी कॉस्ट? देखें दो बातें हैं, एक होती है आइसक्रीम तैयार हो गई है, रेडी फॉर सेल है, रिटेलर होगा। उसके बाद नहीं ऐड होगी। उससे पहले अगर प्रोसेस में वो उसको कर रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो वो जाएगी। सेलिंग कॉस्ट में ऐड होगा ना जो फ्रिज का बिल। वो जो बाद में वो सेलिंग एक्सपेंस है हमारे। उसके बाद आ जाए, ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया था हमने, राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस ही किया हुआ है इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जिसको चाहिए तो वो आपका क्वेश्चन हल किया हुआ है। ये मेरे ख्याल में जो आई कैप की बुक का क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन नंबर 8 ही है। क्वेश्चन नंबर 9, इन्वेंट्री मूवमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्स ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर। ओपनिंग इन्वेंट्री है 6 यूनिट है और हर यूनिट की वैल्यू है 1650। जून में 10 यूनिट और खरीद लिए, फिर सेल किए, फिर परचेज किए, फिर सेल किए। सवाल में वो क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ द गुड्स इफ द इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग FIFO मेथड। FIFO मेथड से वो कहता है, अब पेपर में इस जैसे सवाल से या वो आपसे क्लोजिंग स्टॉक पूछ लेगा या वो आपसे कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक होगी बात। अब या तो आप लोग कार्ड बना लो, और वैसे कार्ड के बगैर भी हो जाता है, कॉमन सेंस के उसके लिए चाहिए होती है, फिर आप कार्ड ही बना लो। अच्छा देखें, आपके पास अगर सिर्फ सेल परचेज है ना, आपने कार्ड बिल्कुल सी कार्ड ही बनाया करो, परपेचुअल वाले बनाने। अगर वैसे ना FIFO से चाहे परपेचुअल को चाहे पीरियोडिक हो, FIFO का आंसर बराबर आता है, वेटेड एवरेज का बराबर नहीं आता। इसमें आपके पास कितने यूनिट पड़े थे पहले ओपनिंग स्टॉक में? 6। फिर खरीदे कितने, फिर बेचे कितने, फिर कितने खरीदे, फिर कितने बेचे, आपने कितने सेल किए टोटल? 25। और कौन से वाले सेल किए? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कितने सेल किए? 25। कौन से वाले, एंड वाले या शुरू वाले? शुरू वाले। बेचे कौन से? शुरू वाले। पड़े कौन से हुए हैं? एंड वाले हुए। शुरू वाले 25 हम पूरे करने लगे हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1650। फिर उसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाय 2178, 16 हो गए। फिर मजीद 9 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 26। ये वो मैंने लिख लिए जो बेच दिए हैं। आपको कि सर उसकी बेचने वाली वैल्यू क्यों नहीं लिखी? मैंने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है। आप कार्ड ही बनाना, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। बट आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि अभी, क्योंकि वो चीजें अभी आपके दिमाग में नहीं आती, तो इसलिए आप कार्ड बना लिया करो। 55,900। देखें FIFO मेथड में जिससे मर्जी कर लेंगे आंसर बराबर आएगा, बट परपैच वेटेड एवरेज में वो हमेशा आपको बताएगा कि किससे करना। क्वेश्चन नंबर 10, गुड बाय लिमिटेड सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 30% एंड यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री। कौन सा मेथड? पीरियोडिक। A customer returned goods which had been invoiced 650,000. What will be the appropriate journal entry? से रिटर्न की एंट्री पास करनी है। से रिटर्न की एंट्री होती क्या है? से रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किस वैल्यू से? अच्छा ये नहीं कहना कि मुझे 2 एंट्रीज भी आती हैं मैं वही लिख दूं। ये देखना है मेथड कौन सा है।
पीरियोडिक होगा तो सेल और सेल रिटर्न की सिंगल एंट्री, परपेचुअल होगा तो डबल एंट्री। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा आ गया? बीटा। बीटा है। अपना अपना आंसर देखना है और क्रॉस खुद करते जाना अपने सवालों को। ऐसे अगली दफा टेस्ट शफल करके देंगे। किस अपना टेस्ट अपने आप को देना ही नहीं है, हर एक का टेस्ट किसी और को, ताकि वो गुस्सा निकाले। Which of the following cost being not part of the cost of inventory? डिस्काउंट एंड बाकी सारे एसेट की कॉस्ट में ऐड होने वाले। नंबर 12, which is the following cost being not part of the cost of inventory? डेल्टा मतलब 2 और 3। पहला है नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी, ये ऐड होगा, रिफंडेबल नहीं। कॉस्ट नॉट रिलेटेड, ये भी नहीं, तो डेल्टा आंसर होगा। फिर उसके बाद इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसने बहुत ही अच्छी बात, ये मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का गलत हो सकता है। पहली बात, फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल उसमें नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन रॉ मटेरियल के बाद स्टार्ट होता है। लेबर और जी 1,35,000 जिसको मैं निशान लगा रहा हूं, सिर्फ ये ऐड होनी है। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6, बाकी कुछ भी ऐड नहीं होना। मटेरियल ऐड होता है बट कन्वर्जन में नहीं। सेलिंग कॉस्ट तो वैसे ही नहीं आती, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नहीं आती, ये सेलिंग एक्सपेंस है, हमारे नॉन प्रोडक्शन अकाउंटिंग कॉस्ट भी नहीं आती, और एडमिन ओवरहेड भी वो वैसे एक्सक्लूड है। उसको हम बोलते क्या है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके बारे में जानने की भी जरूरत नहीं। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की, फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली सब की डिडक्शन ऐड होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने एक अपना लाहौर में आपका मेन काम है और आपने मुख्तलिफ शहरों में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है जहां पर आप अपने चीजें भेज के भिजवाते हो, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो गए ना, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। मतलब सेल करने के खर्चे एक तरह के। हाँ जी भाई साहब, रोजाना आया करो तो पता चले। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के खर्चों को कहते हैं, ऑफिस के अंदर जो खर्चे होते हैं वो। जी फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री। चले अब जरा सयाम, एक मिनट, मैंने आपको 3 तरह के खर्चे बताए थे, वो हमेशा प्रोडक्शन होते हैं, जिसके साथ मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज आ जाए, प्रोडक्शन या फैक्ट्री का लफ्ज आ जाए, फिर वो जो कुछ मर्जी है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के अंदर ऐड होगा। दूसरी बात सुनिए, जो आपको लगता है चीज फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही है, फैक्ट्री में आने वाले सारे खर्चे प्रोडक्शन एक्सपेंस होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस को कहते हैं। ये कौन से सेलिंग एक्सपेंस होते हैं? आप सुनिए, आपका बिजनेस है लाहौर के अंदर, आपने 4-5 शहरों में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है। मतलब आपने साहिवाल के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है, विहाड़ी में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, वहां पर अपना स्टॉक भेजते हो, वहां पर आप लोगों ने वहां पर लोग रखे हुए हैं, वहां आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना हुआ है, तो वहां के जो खर्चे हो जाएंगे सेल करने के लिए, उसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। ठीक हो गया? तो ये भी, तो ये सब 6 का कॉस्ट को ऐड किया तो कितना आ रहा है? 113966। उसके बाद 14, which statement is correct about future estimated selling price used for calculation of NRV? The future estimated selling price may or may not be equal to fair value depending upon how entity sell
अच्छा, सेलिंग प्राइस आपकी फेयर वैल्यू के बराबर हो भी सकती है। आगे लिखा हुआ है द एस्टिमेट सेलिंग प्राइस इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड। ये किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है? फेयर वैल्यू। फिर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, गलत, मे और मे नॉट। तो इट इज करंट सेलिंग प्राइस एट विच इन्वेंट्री वुड बी सोल्ड। करंट नहीं, इट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। फ्यूचर का लफ्ज ना भी लिखो तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का आता है। इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड ओरिजिनली एट कॉस्ट। अब लफ्ज आ गया ओरिजिनली, इनिशियली या ओरिजिनली है तो कॉस्ट। इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड according to IS2, inventory should be measured at lower of cost and NRV. Which accounting concepts follow? If NRV is lower than cost of the inventory, then the carrying amount of inventory is write down to its. If cost is lower than the inventory, no adjustment has been. अगर कॉस्ट कम होगी तो कुछ नहीं करते, एनआरवी कम होगी क्योंकि पहले ही कॉस्ट पे लिखी होती है। लास्ट क्वेश्चन, खान पार्टी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल टॉयज। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग ऑन इट्स इन्वेंट्री आइटम्स एज एट दिसंबर 2017। 10,000 टॉय कार है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1250। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है? 1200 रुपए ड्यू टू मसला ये आ गया 1250 में बनाकर तो बैठ गए हैं। अब कंपटीशन इतना आ गया है कि अब जैसे पाकिस्तान में कोई गाड़ी बनाता है, टॉय कार बनाता है, तो सपोज उसको कॉस्ट आ जाती है 1000 रुपए और चाइना वाला कहता है जी कोई से 400 रुपए की ले लो। अब वो चाइना की चीज मार्केट में 400 रुपए की आ गई, हम 1000 रुपए की बनाकर बेचेंगे इस पे। इस वजह से तो मसला आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब सर्विस का बिजनेस ही मुझे लगता है रिलायबल है। प्रोडक्शन का बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं? चाइना एक गाड़ी 1 लाख रुपए में तैयार कर लेगा, हमें उसकी बिजली का बिल 1 लाख आ जाएगा, बाकी चीजें तो दूर की बात है। तो जो नेक्स्ट लेवल पे चाइना अब जा रहा है रोबोटिक सिस्टम के ऊपर, वो तो 24 आवर्स मैन्युफैक्चरिंग होगी और खून पसीने के बगैर बस बैटरी चेंज करनी पड़ेगी उनकी। तो आने वाली जिंदगी इतनी टफ है बाकी मुल्कों के लिए। वैसे तो वो अल्लाह ने हर मुल्क को ऊपर नीचे लेकर एक टाइम के बाद हो जाता है, बट इस टाइम चाइना इस लेवल पर जाने लगा है कि पूरी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि उन्होंने रोबोटिक सिस्टम पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देनी है जो 24 घंटे चलेगी। तो बाकी मुल्कों के लिए चाहे पाकिस्तान है, तो सबसे अच्छा जो सर्वाइवल रह गया है वो है सर्विस। सर्विस प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजी सीखें, अकाउंटेंसी सीखें। सर्विस का बिजनेस हमारे लिए रिलायबल है। मैन्युफैक्चरिंग में हम आ ही नहीं सकते अब, और ना ही आने वाले 50-100 सालों के अंदर आ सकते हैं। हो सकता है हम कहेंगे कि चाइना को, कि चाइना हमें भी ले लो, मतलब हमें अडॉप्ट ही कर ले। चाइना कर तो चुका ही है, से ले ली। बट द सेल्स ऑर्डर, जरा खामोशी, बट द सेल्स ऑर्डर ऑफ ₹3000, जिसका ऑर्डर कितने का मिल गया हमें? 1100 रुपए पर यूनिट से सेंड। द रिमेनिंग यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस आफ्टर इंकरिंग सेलिंग कॉस्ट 150 पर यूनिट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनआरवी शुड बी कैरीड। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जितना स्टॉक पड़ा हुआ है ना, जिनकी सेलिंग वैल्यू अलग अलग है उसको अलग कर। आपके पास टोटल कितने यूनिट है? 10,000। ये हाल करने लगा हूं। 7,000 अलग, 3,000 अलग। कॉस्ट पर यूनिट 7,000, 1250 है सबकी कॉस्ट। एनआरवी पर यूनिट। हाँ जी, जो 7,000, जो 3,000 है उनका ऑर्डर मिला हुआ है किस रेट पे? 1100। और बाकियों का नॉर्मल सेल क्या है? 1200 रुपए। और 150 उनके सेल करने पे खर्चा भी आएगा, 1050। एनआरवी आ जाएगी 1200 माइनस 105, 150। अब आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी।
7,000 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1050। चलो जरा 1050 से मल्टीप्लाई। 730 74030 4। उसके बाद 3000 को 1250 से मल्टीप्लाई करें या 1100 से? 1100 से, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। तो 1100 से मल्टीप्लाई किया, 33 लाख। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 10650। अब आपने मुझे अपने मार्क्स बता देने, बट उससे पहले कल मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिए थे हल करने के लिए। Yes. उनमें से जो सवाल आपसे नहीं हुआ मुझसे पूछ लें, और जो बाकी बच्चे ऑनलाइन सुनते हैं वो फिर मैसेज कर दें ग्रुप के अंदर कि जो भी 25 क्वेश्चंस में से उनसे सवाल नहीं हुआ करेगा फिर वो हमें मैसेज करके पूछ लिया करें, ताकि वो नेक्स्ट साथ साथ चलता जाए हर कोई। बताएं कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ? कौन सा क्वेश्चन? 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा जी। Jazeb associate 40 units of inventory, out of which 10 units are damaged. The cost per unit is 2554 and normal selling price 2900. The damaged units are expected to be sold 60% of its normal selling price. The selling cost of rupees 150 incurred on each unit sold, whether damaged unit है या normal. What is the amount of write down of inventory? क्या पूछ रहे हैं? Write down. अभी बुक निकालना छोड़ दें, सामने सवाल नजर नहीं आता, खत्म। बस यहां पर देखें सारे लोग, पहले पता है या नहीं पता। पेपर में सवाल वो पूछेगा दो, क्लोजिंग स्टॉक क्या है या राइट डाउन कितना किया। तरीकाकार दोनों का सेम है। आपने लिख लेने हैं यूनिट। आपके पास एक 40 यूनिट्स हैं, सॉरी 40 तो टोटल है, उनको अलग अलग कर दें 10 और कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हमेशा एक जैसी होती है, 2554 2554 2554। सेल प्राइस, सेलिंग एक्सपेंस, NRV ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। Yes. जो तो मेरे पास गुड यूनिट है वो किस पे बिकेंगे? 2900 रुपए। 2900 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। जो डैमेज यूनिट है वो कहता है नॉर्मल का 60%। जो डैमेज है नॉर्मल का 60%, तो 2900 का 60% ले लो। 2900 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 कितना? 17। कहता है चाहे तो आपका कोई अच्छा यूनिट है चाहे डैमेज यूनिट है, सेलिंग एक्सपेंस हर एक के 100 और एनआरवी क्या होती है? सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो एनआरवी आ गई 2900 में से 150 माइनस कर 2750 और 1740 माइनस 150 1500। तो ये सेलिंग प्राइस सेल की उसको नहीं कहेंगे क्या? सेल होगा या फिर सेलिंग कॉस्ट को कहेंगे? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो ये है ना 2900 और 1740। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस तो हम ये कहेंगे कि इस इतने पे सेल होगी या फिर कितने में सेल होगी, या फिर उसमें जो खर्चा है उसको सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब है सेल किस पे होना है, सेलिंग एक्सपेंस का मतलब है सेल करते वक्त खर्चा कितना होना है। अच्छा ये ऊपर ऊपर नीचे हो गया।
ये ऊपर 30 कर देते हैं, नीचे 10 कर देते हैं। अच्छा, अब यहां तक बात समझ लगी। अच्छा, ये कभी हम इकट्ठा कर देते हैं, कभी अलग अलग, ये आपकी अपनी मर्जी है। वर्किंग करके डायरेक्ट एनआरवी लिख लो। अब सवाल की रिक्वायरमेंट सुनिए। अगर वो पूछता है ना क्लोजिंग स्टॉक, आपके 30 यूनिट किस पे सेल होंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट से। लेकिन उसने क्लोजिंग स्टॉक नहीं पूछा। सवाल दोबारा समझो। अगर सवाल में एनआरवी पूछा है तो इसको तो एनआरवी पे लेकर ही नहीं जा रहे, तो इसका कोई एनआरवी लॉस। अब सुने, 10 यूनिट बताओ कॉस्ट पे लिखोगे या एनआरवी पे? अगली बात सुनो, जब भी एनआरवी पे लिखेंगे एनआरवी लॉस आएगा, जब भी एनआरवी पे लिखेंगे एनआरवी लॉस आएगा। और ये भी बताओ एक यूनिट का कितना एनआरवी लॉस आ रहा है? 2554 में यूनिट बनाया था, आज वो 1590 का रह गया। गेन हुआ लॉस? गेन तो लिखते ही नहीं है इसका। कितना लॉस आ रहा है एक यूनिट का? 964। और टोटल यूनिट कितने हैं? 9640। दैट इज एनआरवी लॉस। पेपर की रिक्वायरमेंट इसके अलावा भी बताता हूं। पर यूनिट के हिसाब से ना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। आप ऐसा किया करो, टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी लिख लो। टोटल कॉस्ट, टोटल एनआरवी, पर यूनिट पे ना जाओ। टोटल कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट है 2554, 10 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? 2550। एक यूनिट की एनआरवी है 1590, 10 यूनिट की कितनी होगी? 15,900। अगर कोई आपसे पूछे क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखोगे, 25,540 या 15,900? 15,900। और अगर कोई आपसे एनआरवी लॉस पूछे तो आपने इसका डिफरेंस बता दें। 9640। एनआरवी लॉस फाइंड करने के लिए ना कॉस्ट भी टोटल फाइंड कर लो। एक यूनिट की कॉस्ट है 2554। तो जब भी आप अपना स्टॉक एनआरवी पे लिखोगे एनआरवी लॉस आएगा, ठीक है। और जिसको एनआरवी पे नहीं लिखोगे उसका लॉस भी नहीं है। 96 ऑप्शन में और 964 पर यूनिट और बी भी हो। पर जो पूछेगा जवाब में तो वो लिखेंगे ना, जवाब में हमेशा टोटल पूछता है। पर यूनिट पूछेगा तो वो लिखेगा पर यूनिट एनआरवी लॉस बताओ। और सवाल किसकी बात करें? 15वां सवाल भी एक दफा देख लो। Which of the following cost must be expensed out? Cost of purchase that are paid to supplier of raw material, import duty on raw material that are paid to the authorities, variable production overhead products are allocated to each unit based on the actual usage, or distribution cost must be expensed out. ऊपर वाले तीनों ये तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होंगे, ये तब एक्सपेंस में जाएंगे जब ये सेल हो गया, उसी वक्त एक्सपेंस में। और बाकी जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो जैसे ही इनकर्ड होते हैं वैसे। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। 6 द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दानियाल या डैनियल जो भी लिखा हुआ है 1,30,200, बट लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सम डैमेज आइटम्स वर इंक्लूडेड हैविंग कॉस्ट 25,000। टोटल रिपेयर्ड कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड 3,500। आफ्टर रिपेयर दीज कुड बी सोल्ड 18,000। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री को हम लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे। उसने लिखा हुआ है 1,30,200 रुपए के ऊपर। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिसकी कॉस्ट कितनी है? 25,000। उसकी एनआरवी कितनी है? 18,000 माइनस 3,500। वो कहता है ना द रिपेयर कॉस्ट 3,500, कितना एनआरवी कितना है? 14,500। अब जरा सवाल देखिएगा, क्वेश्चन जो पड़ा होता है ना स्टॉक, वो हमेशा कॉस्ट पे होता है और उसमें वो 25,000 से शामिल है, लेकिन IS2 के मुताबिक उसको होना किस पे चाहिए था? 14,500। तो जिस पे लिखा हुआ है उससे निकाल दें और जिस पे लिखा होना चाहिए या डिफरेंस लेकर माइनस कर दें।
स्टॉक में किस वैल्यू से शामिल होना चाहिए था? 14,500। वो किस वैल्यू पे ऐड हुआ है? 25,000। जितना ज्यादा ऐड हुआ है निकाल दो, या 1,30,200 माइनस 25,000 प्लस 14,000, 1,19,000। जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो। डन, खत्म होगी बात। कल आप लोगों ने इसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करके आने हैं। उसमें अगर कोई इशू होगा, और अपना आप चैप्टर भी रिवाइज करते रहे जिस तरह से भी आपने करना है, क्योंकि टेस्ट इसका चलते रहना है जब तक कि इसके हर तरह के पेज कंप्लीट ना हो जाए। 19 वाला 19 तक हुए हैं तो गलत है ना, 25 करने थे, जल्दी नहीं सोना था। अच्छा चलिए 19 वाला सवाल देखें। Ghalib Associate has 20 units of product C4 at a cost of 3,660. The product has been sold 4,000 per unit and 150 commission. A new product has been introduced by the competitor. It is similar to the C4 and is being marketed at 3200 रुपए per unit. सवाल ये है, सवाल देखो ना 19वां, हम एक चीज 3660 में तैयार करके ना 4,000 की बेच रहे थे, 150 रुपए हमारा खर्चा भी आ रहा था। एक कंपेटिटर आ गया और उसने आकर कीमत 3200 कर दी। अब हमने देखा कि अगर अब हमें भी थोड़ी बहुत कीमत कम करनी पड़ेगी। Ghalib is of the opinion that in future it will also reduce the price 3500 per unit. कहता बताओ कैलकुलेट दी NRV पर यूनिट। NRV पूछता रहा कोई। 3500 माइनस 100 कितना? 3350। और उसने सवाल में क्या पूछा? NRV पर यूनिट, तो यही जवाब है, NRV पर यूनिट। तो NRV, अब वो फ्यूचर में 3500 रुपए की एक चीज बेचेगा और 150 रुपए कमीशन उसका लगता है यूनिट का। पहले 4,000 का बेचता था, अब 3500 का बेचेगा। और बताएं, बस सही नहीं जी। कल लास्ट 25 क्वेश्चन, और अब इसको आपने खुद ही तैयार करना है जिस तरह से भी वो आपका दिल करे।